जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। ये शब्द है भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के, जिन्हें हम बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं। ये वो शख्स थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी के छुआछूत और ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़कर न सिर्फ भारत के इतिहास में अपनी पहचान बनाई, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी न्याय पुस्तक यानी भारत के संविधान को बनाने में भी अपना अहम योगदान दिया। ये तो सभी जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इसके साथ ही इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लिखी हुई दस्तावेज मात्र नहीं है, ये एक रूल बुक है जिससे भारत के न्याय पद्धति और शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। भारत जैसे देश जहां अलग अलग रिलीजन और कास्ट के लोग रहते हैं, जिनकी भेदभाव वाली मानसिकता के आगे एक ऐसा संविधान बनाना जिसे सभी धर्म और जाति के लोग एक्सेप्ट करें, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। आज हमारा संविधान एक ऐसा पवित्र डॉक्यूमेंट है जिसने भारत के सभी धर्मों के लोगों को, सारी जाति के लोगों को और हर तरह के विचारधारा के लोगों को जोड़ के रखा है। इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लंबा समय लगा था। इतना समय तो बस इसे बनाने में लगा था, जबकि इसका इतिहास और भी ज्यादा बड़ा है। ये बात है साल 1858 की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में डिफरेंट एक्ट्स जारी कर रहा था। इनमें से पहला अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। इसके बाद ब्रिटिश शासकों द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रस्तुत किया गया। हालांकि इनमें भारतीय लोगों की कोई भूमिका नहीं थी और ये सारे एक्ट्स कॉलोनियल इंटरेस्ट की तरफ इंक्लाइन थे। सारे नियम और कानून ब्रिटिशर्स के फायदे में थे। उनका भारत के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। भारत का खुद का अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ संविधान होना चाहिए, ऐसा विचार 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में पेश किया था, जिसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी कहते हैं। इसमें 110 आर्टिकल्स थे, जिसमें इन्होंने राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात कही थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने तो बस विचार पेश किए थे, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पहला मेजर अटेम्प्ट मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1928 में किया गया था और फिर साल 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का विचार पहली बार एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ब्रिटिशर्स से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की डिमांड करी और फिर 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने INC की ओर से घोषित किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का अपना खुद का संविधान होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुने गए लोगों द्वारा बनाया जाएगा। कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर में घसीट लिया। अब ये तो एक फैक्ट है कि जब तक किसी देश की जनता किसी का समर्थन ना करे, तब तक उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी और इसने वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना का समर्थन ब्रिटेन को देने से मना कर दिया और साथ ही साथ संपूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग कर दी। INC के बढ़ते दबाव और विश्व युद्ध में भारतीय सेना की जरूरत को देखते हुए पहली बार 8 अगस्त 1940 को उस टाइम के इंडियन वायसराय लॉर्ड लिंगलिथगो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से अगस्त ऑफर नामक एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें वो डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब इंडिया के डिफेंस, फाइनेंस, होम अफेयर्स के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ इंडियन सर्विस भी ब्रिटेन के कंट्रोल में होगी। भारत को संपूर्ण आज़ादी तो नहीं मिलेगी, पर ब्रिटेन के कंट्रोल में रहकर INC देश की सत्ता संभाल सकती है। अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। इस ऑफर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर लगी हुई एक बेकार की कील के बराबर कहा और गांधी जी ने भी इस ऑफर को लेकर कहा था कि अगस्त ऑफर ने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया है। इस बीच मुस्लिम लीग भी अपने लिए एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड करने लगी थी। अगस्त ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया गया था, पर वर्ल्ड वॉर अभी भी चल रहा था। भारतीय सेना ब्रिटेन को सपोर्ट करे, इसके लिए फिर से 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के बिहाफ पर क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। इस बार वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए तैयार हो गए थे, बट वो अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने को तैयार नहीं थे। वो डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, जिसमें इंडियन डिफेंस सेक्टर ब्रिटेन के अंडर होगा और साथ ही वो इंडिया के सभी स्टेट को राइट टू सिक्रेट दे रहे थे। ये फिर से उनका वही फूट डालो और शासन करो वाली नीति थी। राइट टू सिक्रेट का मतलब था कि आगे चलकर अगर इंडिया का कोई भी स्टेट भारत से अलग होकर एक नया देश बनना चाहे तो उसमें ब्रिटेन उसकी हेल्प करेगा। इस ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने इस ऑफर को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी वो चेक जिसे बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और ये तो हम सभी जानते हैं कि लड़ाई कोई जीते या हारे, नुकसान तो दोनों का ही होता है। पूरी दुनिया उस समय विश्व युद्ध से होने वाले नुकसान की मार झेल रही थी। हालांकि ब्रिटेन जीतने वाले पक्ष में से थी, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन तो उसकी भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो इतने कैपेबल नहीं थे कि इंडिया के राष्ट्रवादियों का विद्रोह रोक सके। एक और देश में अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे थे, तो दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश शासकों के नाक में दम कर रखा था। साथ ही उसी समय 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी
का राइज हुआ और वहाँ के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने। सिचुएशंस कंट्रोल से बाहर हो जाने की वजह से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने का फैसला किया और भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन के साथ एक नए ग्रुप को भारत भेजा और फाइनली अब जाके भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। इस कैबिनेट मिशन के मेंबर्स ब्रिटेन के कैबिनेट मेंबर्स थे, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन के प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड का नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स था। पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी एवी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला भारत के लिए एक संविधान बनाना और दूसरा भारत के लिए इंटरनिम गवर्नमेंट बनाना। अब हम इन दोनों को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेंगे। पहले हम इंटरनिम गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज जब देश छोड़ के गए थे तो सत्ता किसी एक पार्टी या किसी एक इंसान के हाथों में नहीं दी जा सकती थी, इसीलिए एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया, इंटरनिम गवर्नमेंट। ये देश के लिए सरकार की तरह काम करने वाले थे जब तक एक्चुअल में इलेक्शन करके सरकार नहीं बना दी जाती। इसे 2 सितंबर 1946 को बनाया गया और ये 15 अगस्त 1947 तक देश की सत्ता संभाले हुई थी। इस आंतरिक सरकार के प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके कमांडर इन चीफ सर क्लाउड ओचिनलेक, वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। होम अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जिन्हें आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसे बनाने का ऑब्जेक्टिव तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और साथ ही साथ ये पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही थी तब तक जब तक कि एक्चुअल में पार्लियामेंट बनकर तैयार नहीं हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 389 थी, जिसमें से 93 तो प्रिंसली स्टेट थी, यानी वो जगह है जिन पर राजाओं का शासन चलता था, और 296 ब्रिटिश प्रोविजनल सीट्स थे। ये सीट्स उनके लिए था जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रूल किया था। प्रिंसली स्टेट की ओर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लोगों को नॉमिनेट किया गया था और ब्रिटिश प्रोविंशियल के लिए इलेक्शन करवाए गए थे। उस इलेक्शन में अप्रॉक्स 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक पर्सन को इलेक्ट किया गया था। ये इलेक्शन जुलाई से अगस्त तक 1946 में कराई जाती है। इस 296 सीट्स में से 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को अलॉट किए जाते हैं, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अदर छोटी बड़ी पार्टीज के लिए सीट अलॉट किए गए थे। और कास्ट के बेसिस पे इन 296 सीटों का क्लासिफिकेशन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और फाइनली 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गई और पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में कराई जाती है। इस मीटिंग में असेंबली के प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा उम्र वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। पहली मीटिंग में ही 389 में से सिर्फ 211 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया। मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर को कराई जाती है। इस बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किए जाते हैं और साथ में एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। एक बार फिर से 13 दिसंबर को थर्ड मीटिंग होती है। इस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का एक बिल प्रेजेंट करते हैं जो कि एक तरह का विजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इस तीसरे मीटिंग में 8 मेजर और 14 माइनर कमेटीज का फॉर्मेशन हुआ टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन 8 मेजर कमेटीज में से यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के चेयरमैन सरदार पटेल जी थे। इस एडवाइजरी कमेटी के और भी सब कमेटीज थे जिनके नाम और चेयरपर्सन को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आखिरी और 8वीं मेजर कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसका काम बाकी सभी कमेटी से रिपोर्ट और कंक्लूजन्स लेके संविधान का एक ड्राफ्ट बनाना था। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णामास्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, ये बी.एल. मित्तल जी की जगह पर आए थे, और टी.टी. कृष्णामाचारी जी, ये भी डी.पी. खैतन की जगह पे आए थे। सो ये थी वो 8 मेजर कमेटीज और 14 माइनर कमेटीज के नाम और उनके चेयरपर्सन को आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इन सभी मेजर और माइनर कमेटीज ने अपना रिपोर्ट ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट संविधान सभा के आगे पेश किया और सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और फाइनल वाला ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। इस फाइनल ड्राफ्ट को 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। अब आपके मन में ये एक सवाल आया होगा कि जब 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसे 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया। इसे अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और मैं तुमसे दोबारा वहीं मिलूंगा। टाटा।